तो सरकारी भत्तों पर छिड़ा सियासी संग्राम, क्या ये वाकई में सियासी संग्राम है? ये बात हम क्यों कह रहे हैं? बात आज इसी दिलचस्प मुद्दे की होने वाली है क्योंकि सूबे की त्रिवेंद्र सरकार ने राज्य कर्मचारियों के कई भत्तों में कटौती करने का फैसला लिया है। सरकार ने 15 भत्तों पर रोक लगा दी है, जिससे सरकारी कर्मचारी नाराज हैं। राज्य कर्मचारियों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है और इसके बाद एक चेतना रैली, बड़ी रैली करने का ऐलान करते हुए संकेत दे दिया कि फिर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर मांगों पर विचार नहीं किया जाता तो भत्तों में कटौती की बात अगर जारी रहती है तो सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों को कहना है कि ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आज बात इसी मुद्दे की करेंगे कि आखिरकार जिस हड़ताली प्रदेश को नंबर 1 का तमगा मिला हुआ है, उस हड़ताली प्रदेश के इस तमगे को खत्म करने की बात त्रिवेंद्र सरकार ने कही, लेकिन आज उसी सरकार के सामने इस बात की भी चुनौती है कि भैया भत्ता कम किया तो फिर अंजाम भुगतना होगा। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ राज्य के स्तर पे, संसाधनों के लिहाज से, या फिर इशारा राजनीतिक नजरिए से सियासी भी है? आज बात इसी मुद्दे की करेंगे। कल एक शासनादेश जारी हुआ और इस शासनादेश को लेकर सवाल खड़े होने लगे। उत्तराखंड में अलग अलग विभागों के कर्मचारी, निगमों के कर्मचारी और आउटसोर्स संस्थाओं के कर्मचारी आंदोलन करने जा रहे हैं। यानी आने वाले दिनों में त्रिवेंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वजह साफ है, वजह साफ यह है कि सरकारी कर्मचारी और इन कर्मचारियों के, राज्य कर्मचारियों के भत्ते में कटौती का फैसला राज्य सरकार ने किया है। कर्मचारियों की माने तो एसीपी पुरानी पेंशन और आवास भत्ते को बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार सरकार और प्रशासन से बातचीत हुई, लेकिन हर बार आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। अब कर्मचारियों ने सरकार से सीधे आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। जैसे ही राज्य कर्मचारियों की चेतावनी की बात सरकार के कानों तक पहुंची तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य कर्मचारियों के भत्ते के मामले पर पुनर्विचार करने के लिए एक आपात बैठक तक बुला ली है। मुख्य सचिव, वित्त सचिव, सचिव कार्मिक और साथ साथ ये तमाम लोग इस बैठक में आज शामिल होंगे। सीएम ने ट्वीट करके यह भी कहा है कि मैं आश्वस्त करता हूं कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सरकार के फैसले से एक और राज्य कर्मचारी नाराज हैं, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां भत्ते के बहाने अब राज्य सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। आइए जरा आपको इस पूरे मामले को लेकर पहले जरा कुछ बयान भी सुनाते हैं। कल ये तय किया है सभी संगठनों ने और जो संयोजक मंडल बना है कि एक नोटिस सरकार को दिया जाएगा और संवाद की जो व्यवस्था है, जो संवाद होना चाहिए वो सरकार के मध्य होना चाहिए। और उस पर भी एक निर्णय लिया गया कि संवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्यमंत्री वित्त मंत्री जी के लेवल पे ही संवाद होगा। इसके अलावा अगर ये संवाद 30 तक नहीं होता है तो 31 को पूरे कर्मचारी, प्रदेश भर के कर्मचारी, इसमें सचिवालय भी शामिल होगा, एक दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। और उसके बाद 1 तारीख की कैबिनेट में अगर कोई सार्थक परिणाम अगर नहीं निकलता है तो 4 फरवरी को एक चेतना रैली हम लोग निकालेंगे सचिवालय तक की। ये हम लोगों की कार्य योजना है। मामला है आवास भत्ते को लेकर के। आवास भत्ता जो 9,5,9,7,5 दिया गया है, ये किस मानक से दिया गया है? किस मानक से दिया गया? भारत सरकार के पैटर्न पे दिया गया है? किस प्रदेश का अनुकरण किया गया? इससे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। दूसरा, जो एसीपी की पुरानी व्यवस्था थी, कर्मचारियों को 10, 16, 26 और बिजली विभाग को 9, 14, 19 पदोन्नति के साथ, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को चौथा जो स्टाफी पैटर्न के 4200 गेट पे दिया जाए, और सर्विस में प्रमोशन में शिथिलीकरण का लाभ दिया जाए। इस पे सरकार का क्या वित्तीय भार पड़ रहा? और हमारा जो सेवा काल में शिथिलीकरण है, आयुष्मान योजना में हम ही दे रहे हैं, अगर हम पैसा दे हजार फिर अस्पताल से रिफर कराना पड़ेगा। ये हमारा बहुत सख्त हमारा इस बात का एतराज है। सरकारी कर्मचारियों के भत्तों के मामले पर पुनर्विचार के लिए मुख्य सचिव, वित्त सचिव, साथ साथ सचिव कार्मिक को भी आज बैठक में बुला लिया गया है। आपको बता दें कि जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं आश्वस्त करता हूं कि कर्मचारियों के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसी मसले को लेकर अपना ट्वीट भी किया है और संदेश देने की कोशिश की है कि सरकार पूरा का पूरा ख्याल रखेगी कर्मचारियों के हितों का।
वह राज्य कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन विपक्षी पार्टी भी अब खोलकर कर रही है। कांग्रेस मैदान में आ गई है और कांग्रेस का कहना यह है कि त्रिवेंद्र सरकार कर्मचारियों के हितों में हथौड़ा मारने का काम कर रही है। अब इस मसले को लेकर अगर निर्णय नहीं लिया जाता तो फिर आने वाले दिनों में सीधे तौर पर विपक्ष भी सड़कों पर उतरने से गुरेज नहीं करेगा। आइए जरा सुनिए विपक्ष का क्या कुछ कहना है। अंदर जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो अपनी मांगों को लेकर के सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया जाए। सरकार को भी जो है अक्रॉस द टेबल कर्मचारियों से वार्ता करनी चाहिए और जो उनकी जायज़ मांगे उनको पूरा करने का काम करे, ताकि जो है इस प्रदेश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। लेकिन सरकार भी अपनी हठधर्मिता पर है, कर्मचारियों की मांगों को मान नहीं रही है, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि वो जो है इस दिशा में आंदोलन करने का काम करेंगे। तो इस मामले को लेकर एक तरफ सरकार घिरती हुई दिखाई दे रही है तो दूसरी तरफ कर्मचारी हैं जो राज्य कर्मचारी वो मानने को तैयार नहीं है, यानी पीछे हटने को तैयार नहीं है और सीधे तौर पर विपक्ष आक्रामक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रकाश पंत और हरिद्वार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक इस पूरे मामले की बाबत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए जरा अब आप वो भी आपको सुनाते हैं। उनके जितने भी भत्ते अनुमानित थे वो सारे भत्ते उनके स्वीकृत कर दिए गए। आवास भत्ता जो प्रस्ताव किए गए थे उसमें 3 विकल्प हमारे सामने थे, जिसमें से एक विकल्प 10% वृद्धि का था, एक 20 से 25% वृद्धि का था और तीसरा विकल्प सर्वाधिक उत्तम था जिसको हमने स्वीकार किया और उसके चलते हुए राज्य पर अतिरिक्त व्ययभार भी पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको कर्मचारी हितों का संरक्षण करने के उद्देश्य से स्वीकार किया है। तो मुझे लगता है कि कर्मचारी इस विषय को स्वीकारेंगे। विभाग की कर्मचारियों की विभिन्न विभागों के उनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, तो विभागवार मैं सोचता हूँ कुछ मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होंगी, कुछ विभाग के स्तर पर होंगी, कुछ आर्थिक दृष्टि से होंगी, कुछ प्रशासनिक दृष्टि से होंगी, लेकिन ये विभागों का जल्दी से जल्दी हमारी गवर्नमेंट उसका समाधान करेगी अलग अलग विभागों के साथ। मुझे भी आज बहुत सारे लोग यहाँ मिलने के लिए आए थे और मैं उस दिशा में मुख्यमंत्री जी से भी बात करूँगा। ये सब समय समय पर निस्तारित हो जाती हैं। तो चलिए सीधा रुख करेंगे इस मुद्दे को लेकर। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जोशी जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष हैं सचिवालय संघ की ओर से, साथ ही साथ हमारे साथ मधु भट्ट जुड़ी हुई हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। सबसे पहले दीपक जी आपके पास आना चाहेंगे हम। आपकी 9 सूत्रीय मांगे हैं, सरकार कह रही है जितना हमसे हो सकता था, जितने संसाधन है, जितनी हमारी जरूरतें हैं उस हिसाब से हमने किया। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे सर? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने आज के इस डिबेट में हम लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और जिस तरह से सरकार ने कर्मचारियों के साथ जो छलावा किया है, वो छलावा कर्मचारियों ने उसको इस नकारात्मक जो एक मानसिकता सरकार की कर्मचारियों के प्रति रही है, उसका जवाब देने के लिए पूरे तमाम कर्मचारी संघों ने पूरे प्रदेश के सचिवालय सहित तमाम कर्मचारी संवर्ग, जिसमें तमाम आउटसोर्स के कर्मचारी, तमाम भूपनल के कर्मचारी, पेंशनर्स, सभी कर्मचारी एक छत के नीचे आके इस मुहिम को लड़ने के लिए अपने 10 सूत्री मांग पत्र पर सरकार के साथ एक संवाद की स्थिति में है और सरकार को ये अनुरोध और मांग की है सरकार की तरफ से कि आप सुने और 30 तारीख तक का एक अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक जो बातें अब जा रही हैं वो विशुद्ध रूप से कर्मचारियों की पीड़ा उन तक पहुँच चुकी है और कहीं ना कहीं इस बीच अधिकारियों ने जो गलत फीडबैक एक माननीय मुख्यमंत्री को दिया है उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी वाकिफ होंगे और ये जो भत्ते, जो 15 भत्ते काट दिए गए और 12 भत्ते यथावत रखे गए, उस पर कर्मचारी संगठनों को विश्वास में लेके माननीय मुख्यमंत्री जी कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे और जो उहापों की स्थिति कर्मचारियों और सरकार के बीच में है, सरकार एक तरफ कह रही है कि भाई हमारे पास जितने संसाधन हैं, जितने हम कर सकते हैं, जितनी गुंजाइश है हमने किया है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार से आपको उम्मीद है। आप सरकार से वार्ता भी तो नहीं कर रहे, आप तो सीधा कह रहे हैं कि भैया हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपने तो अल्टीमेटम दे दिया। देखिए हमने इससे पहले भी वेतन समिति के समक्ष, सरकार के सक्षम अधिकारियों के समक्ष अपने इस वेतन भत्तों की बात को पहले ही लिखित रूप से, मौखिक रूप से रखते आए हैं।
सरकार ने कहीं ना कहीं कर्मचारियों को अनदेखा करते हुए इस तरह के भत्ते कर्मचारियों को लादे हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है और कर्मचारियों में जो भत्ते ये दिए गए हैं कहीं ना कहीं आर्थिक रोना सरकार का कर्मचारियों के प्रति रहता है। वहीं दूसरी तरफ कई महानुभावों को एकाएक भत्ते दे दिए जाते हैं, कई मंत्री विधायकों के भत्ते बढ़ा दिए जाते हैं। सरकार की अगर आर्थिक रूप से अगर सरकार कमजोर है तो उन ब्यूरोक्रेट्स के घरों पर सरकारी नौकर के रूप में जिनमें काफी पैसा खर्च सरकार का होता है वो क्यों रखे जा रहे हैं, इसका भी जवाब सरकार को देना होगा कर्मचारी संगठनों को। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो, क्योंकि इससे पहले जहां तक मुझे याद है तीसरी बार ऐसा हो रहा है, और सरकार मांगे नहीं मानती है तो फिर ऐसे में क्या कदम होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोग ऐलान कर चुके हैं, अल्टीमेटम दे चुके हैं। देखिए बिल्कुल हम लोगों ने जो अल्टीमेटम दिया है इससे पहले भी सरकार ने शिथिलीकरण नियमावली को खत्म किया, कर्मचारियों पर कुछ रचा। इसके अतिरिक्त 5 विभाग ऐसे थे जिनके एकाएक कैबिनेट में जाके डाउनग्रेड वेतनमान कर दिए गए, उसका हमने विरोध किया और एकाएक उसको कैबिनेट ने रोल बैक किया। आज की स्थिति में जो कर्मचारी पीड़ित हैं, कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि 30 तारीख तक का अगर कोई संवाद नहीं होता है, कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो पूरा कर्मचारी वर्ग प्रदेश का, उसमें सचिवालय भी शामिल है, और सड़कों पर उतर आएगा। जो आंदोलन तय किया गया है वो आंदोलन पूर्ण रूप से साकार होगा, सफल होगा और कर्मचारी किसी भी कीमत में इन आदेशों को कराने के बाद ही अंदर जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। मधु भट्ट, पीड़ा समझ रहे हैं? मुझे याद आया सीएम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने कहा था कि भैया उत्तराखंड हड़ताली प्रदेश नंबर 1 है, इस तमके को हम हटाएंगे। ऐसे हटाएंगे? देखिए हमारी जो सरकार है वो बिल्कुल कर्मचारियों के हित में और इस राज्य के हित के लिए बनी है। और मैं अपने जितने भी हमारे यहाँ पे भाई बैठे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी, क्योंकि देखिए ठीक है आपकी मांगे बिल्कुल जो मांगे होंगी, जो जायज मांगे हैं उनको बिल्कुल सरकार बिल्कुल उसके लिए प्रतिबद्ध है उनको पूरा करने के लिए। लेकिन इसमें हर बात पर इसको हड़ताली प्रदेश न बनाया जाए। हर छोटी छोटी बात को लेकर अगर आप इस प्रकार से धमकियां देते रहेंगे, काम पर नहीं आएंगे, तो ये भी इस राज्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा। लेकिन जो आज का जो ये मुद्दा है, जो यहाँ पर जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तत्काल संज्ञान में लिया है, गंभीरता के साथ लिया है। और साथ में ही अपने मुख्य सचिव, वित्त सचिव, आप राजपुर से यू टर्न लीजिए, धर्मपुर से यू टर्न लीजिए, रिस्पना पुल से यू टर्न लीजिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। सुनिए मैडम, आप जो बात कर रही हैं वो मैं दिखा चुका हूं, वो चल भी रहा है, वो देखिए, आप देखना चाहे तो सामने आपके दिख रहा होगा, आपको ट्विटर दिखा रहे होंगे हम। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, मेरी 100 बातों की एक बात, कि भाई आप कह रहे हैं कि हड़ताली प्रदेश नहीं बनने देंगे, उनकी मांग जायज है या फिर नहीं है? जायज नहीं है तो आप ये कहिए कि भैया ना जायज है, मांग नहीं करेंगे। और अगर वाकई में सरकार ने सोच समझ का फैसला लिया है तो इस बैठक का क्या औचित्य बनता है? फिर आप झुक गए इन कर्मचारियों के आगे? देखिए तिलक जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए हमने कहा है, देखिए जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो बिल्कुल हमारे एक परिवार की सदस्य की तरह है और हमको उनकी हितों को देखकर भी चलना होगा, साथ में राज्य के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। और हमारा केवल एक आपसी समन्वय के साथ ही इस राज्य का विकास होगा, जो इस राज्य की मूल अवधारणा है उसके तहत। ने कहा कि सरकार ने उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, भाई है उनसे दीपक जी ने आपके सामने कहा ना कि भैया सरकार ने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। और दूसरी बात ये, देखिए ऐसा, दूसरी बात ये, उनकी पीड़ा जायज क्यों नहीं है कि भैया आप दायित्वधारियों पर जो है नोटों की बरसात कर देते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर नोटों की बरसात हो रही है जिसको लेकर जायज है या नहीं उस पर सवाल खड़े हो जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि भैया इनके भत्ते इसलिए कटौती कर दीजिए क्योंकि हमारे पास पैसे और संसाधन नहीं है। ये फिर कितना जायज है? देखिए तिलक
तिलक जी, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई किसी भी प्रकार से कोई अपव्यय, हमारी जब से सरकार बनी है तो एक एक पैसे का, आप चाहे आरटीआई के माध्यम से आप मंगा सकते हैं, एक एक पैसे का सदुपयोग हो रहा है हमारी सरकार के समय में। और कोई भी किसी प्रकार का, चाहे कोई मंत्री हो, विधायक हो, चाहे कोई कार्यकर्ता हो, कोई भी मित व्ययता अभी तक नहीं हुई है। आप इसकी जांच भी करा सकते हैं। मेरे भाई यहाँ पर बैठे हैं, वो भी, उनको भी अंतर नजर आ रहा होगा कांग्रेस के शासन काल में और भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे समय में चाहे हमारे मंत्री हो, बिल्कुल वो भी देखिए कोई फिजूल, देखिए बिल्कुल फिजूल खर्ची नहीं कर रही है हमारी सरकार। बिल्कुल यहाँ पे भाई बैठे हैं, वो बिल्कुल दीपक जोशी बोलने दीजिए ना मैडम। मैं साथ में मैडम वो अगर राज्य कर्मचारी हैं तो उनको बोलने तो दीजिए। सरकार आपकी, सरकारी तो आती जाती है। देखिए ऐसा है, हक तो मत छीनिए उनका बोलने का। बोलिए दीपक जोशी। फिर जोत सिंह बिश्र हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस की ओर से, आप अपनी बात रखिए। मेरा मानना यह है, तिलक जी आप उनसे पूछिए। बोलिए दीपक जी। मेरा मानना यह है कि जब सरकार कर्मचारियों को जब उनकी आर्थिक स्थिति का, उनकी तनख्वाह बढ़ाने का सवाल आता है तो सरकार आर्थिक रूप से अपनी कमजोरी का गाना गाती है। अभी कुछ दिनों पहले समाचार मीडिया के माध्यम से ये एक बयान जारी किया गया माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कि इस राज्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, हमारे पास पर्याप्त संसाधन है और उन संसाधनों के आधार पर हम कर्मचारियों को फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। आज की स्थिति में जब भारत सरकार ये कहती है कि आवास किराया भत्ता मिनिमम 8% रखा जाएगा, उससे नीचे नहीं रखा जाएगा, तो सरकार ने किस आधार पर 5% और 7% और 9% तय किया, जबकि भारत सरकार ने उसे मिनिमम 8% निर्धारित किया है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रमोशन के मामले साल भर से लटके पड़े हैं सरकार में। कर्मचारियों के एसीपी के मामले लटके पड़े हैं। कर्मचारियों के 10 सूत्री मांग पत्र है, कोई नया मांग पत्र नहीं है, ये कम्युनिकेशन गैप है सरकार के साथ। जो सरकार मधु भट्ट, ये कौन से मानक हैं जिसकी बात यहाँ पर दीपक जोशी कर रहे हैं? फिर जोत सिंह बिश्र आपके पास आ रहा हूं। जी देखिए तिलक जी, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, उनकी मांगे जो भी मांगे हैं, जो भी जायज मांगे होंगे, उनको बिल्कुल पूरा किया जाएगा। मैडम पहले सवाल का जवाब आप दे चुके हैं, तुरंत यही जवाब दिया था आपने। और कर्मचारियों के देखिए आयुष्मान इतनी बड़ी योजना चलाई है ताकि प्रत्येक परिवार को 5 लाख का बीमा मिल सके। हम तो हर तरीके से आयुष्मान योजना पे चले गए। मैंने कहा राज्य हित में, बात राज्य कर्मचारियों के हित की कर रहा हूँ, आप आयुष्मान योजना पे चले गए। स्वयं कह दिया है। मैडम एक बात बताना चाहती हूँ, एक मिनट मैं जरा कांग्रेस के पास जा रहा हूँ। बताना चाहती हूँ कि हम तो हित चाहते हैं ना, मैं मानक की बात कर रहा हूँ, आप आयुष्मान योजना की बात कर रहे हैं। एक बात और कहना चाहूंगा, देखिए मैं कह रही हूँ ना, हम तो सारे मानकों में जो भी हमारे कर्मचारियों के हितों से जुड़े मानक है, हम उनको बिल्कुल पूरा करेंगे। मैं बिल्कुल आश्वासन देती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरा करेंगे। आपने फैसला दिया ना, शासनादेश की कॉपी बीजेपी प्रदेश कार्यालय से तो नहीं आई ना? कहां से आई है मैडम? वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से आई है, नहीं आई ना? देखिए निश्चित रूप, देखिए कई बार ऐसा होता है तिलक जी कि शासन प्रशासन आपके जो क्योंकि सारे कर्मचारी अपने अपने अलग अलग विभागों से संबंधित होते हैं। हर विभाग की अपनी काम करने की अलग अलग प्रक्रिया होती है, उसका ये याद रखिएगा मैडम। ये प्रक्रिया मैं हरीश रावत के सरकार की याद दिलाऊंगा आपको। इस मामले में ये याद रखिएगा मैडम। एक सेकंड, जोत सिंह बिश्र हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़ गए हैं। जोत सिंह बिश्र, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिश्री, राज्य कर्मचारी कह रहे हैं कि भैया हम तो मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक बात बताइए ना सर, आप सब लोग मिलकर अपने भत्ते तो बढ़वा लेते हैं, इनके लिए भी कोई सड़कों पर उतरेगा कि नहीं? सहयोग करेंगे इनका? हेलो बिश्र जी, मैंने कहा कि आप लोग सब मिलकर अपने भत्ते तो बढ़वा लेते हैं, विधायक पूर्व विधायक सब कुछ मिलकर, लेकिन इनका क्या राज्य कर्मचारियों का? ये तो कह रहे हैं कि भैया मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, सरकार करे तो ठीक है। मेरी बात अब मौका देंगे। और इस डबल इंजन की सरकार के बाद ऐसा लगता नहीं कि कहीं कोई एक भी इंजन है। सरकार नाम की अगर चीज होती तो चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरीट जो शासन है वो एक फैसला लेता और मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है, मुझे खबर ये लग रही है
कि इस फैसले के बाद जब राज्य कर्मचारियों ने इनको चेतावनी दी आंदोलन की, तो अब मुख्यमंत्री जी ने आज शाम को एक बैठक बुलाई है। तो उस बैठक बुलाने का मतलब ये लगता है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाए बगैर अधिकारी जो वर्ग है उसने कर्मचारियों के भत्ते खत्म करने का फैसला लिया, राज्य की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर के। ठीक। तो अगर स्थिति ये है तो उससे एक बात तो बहुत साफ हो गई कि जो सरकार बैठी है, जो अपने को बाहुबली कहती है, डबल इंजन की सरकार कहती है, उस सरकार के नियंत्रण में शासन तंत्र नहीं है। शासन तंत्र अपनी इच्छा से फैसले ले रहा है, सरकार को विश्वास में लिए बगैर। तो ऐसे में जो पहली बात आती है कि जिस सरकार के नियंत्रण में शासन सत्ता की प्रणाली न हो, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। अब आई बात दूसरी कि फैसला गलत हुआ या सही। जब विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ रहे हैं, जब दायित्वधारियों के वेतन भत्ते बढ़ रहे हैं, जब सरकार बड़ी उदारता के साथ अटल आयुष्मान का महिमा मंडन कर रही हो, और ऐसे में आर्थिक स्थिति का हवाला देकर के राज्य के कर्मचारियों के भत्तों को एक भत्ता दो भत्ता नहीं बल्कि 15 किस्म की मदों में ये कह करके कि राज्य की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, कटौती करना कहीं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ये दूसरी बात है। अब तीसरी बात जी, सरकार जो फैसले ले रही है वो लोकसभा चुनाव को लेकर के ले रही है कि हम अधिकतम लोगों को कैसे फिर बेवकूफ बनाए लोकसभा चुनाव के लिए। तो इसलिए अटल आयुष्मान जैसी योजनाएं लागू कर रही है। केंद्र की जो आयुष्मान भारत योजना है वो फेल होनी शुरू हो गई और इसका भी असर ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं। तो ऐसे में राज्य सरकार को जो 2 साल में उनको काम करना चाहिए था कि राज्य के आर्थिक पक्ष को मजबूत कैसे किया जाए, राज्य के संसाधन कैसे बढ़ाए जाएं। वो 6000 करोड़ पिछले साल वेतन देने के लिए कर्जा ले चुकी है। ठीक है, एक सेकंड, और इस साल भी मैं समझ गया, पॉइंट ले लिया सर मैंने आपका। एक सेकंड, आ रहा हूं आपके पास। मधु भट्ट, कांग्रेस सीधे तौर पर सवाल उठा रही है कि मुख्यमंत्री को पता तक नहीं चला, आदेश जारी हो गया जी, अब जब सर पे ओले पड़ने लगे तो आप लोग यू टर्न लेने के लिए तैयार हो गए। ये आखिरकार किस तरह से न्याय कर रहे हैं? और दूसरा मसला वही उन्होंने उठा लिया जिसका जिक्र मैं कर रहा था, दायित्वधारियों को लेकर। पुराने वाला बयान मत दोहराइएगा प्लीज, आप अपनी बात रखिए। देखिए तिलक जी कहाँ से क्या दायित्वधारी बन गए? 2 साल हो गए, कोई तो अभी तक तो कहाँ हमने बनाए। इनके शासनकाल में तो आपने देखा होगा कि कितने चरम सीमा पर हर बत्ती हम लोगों ने स्वयं सड़कों पे मैडम आप दायित्वधारियों का इतिहास बताएंगे? आप बत्ती बांटी हुई थी। मसला राज्य कर्मचारियों का है, फिजूल खर्ची तो इन्होंने वो उन्होंने उदाहरण दिया जो आपने हाल ही में दायित्वधारी बढ़ाए उनके भत्ते का जिक्र किया उन्होंने। ये कांग्रेस डुबो के गई है जिसका खामियाजा हमें भुगतना। देखिए तिलक जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ 45,000 करोड़ रुपए का कर्ज किसने डुबोया? इन्होंने ये कांग्रेस हमारे ऊपर कर्ज छोड़ कर गई है, उसका भुगतान हमें करना पड़ रहा है। ये इसलिए परिस्थितियां बनी है। हमें मात्र आए हुए अभी 2 वर्ष होने वाले हैं और हम पूरी, क्योंकि पहले तो आपकी सरकार थी नहीं, आर्थिक स्थिति इन्होंने इतनी बिगाड़ रखी थी, सारा खाता भाई हरीश रावत के वक्त खराब हुआ। विजय बावड़ा मुख्यमंत्री थे नहीं, हम कर्मचारियों के साथ, भुवन चंद खंडूरी मुख्यमंत्री थे नहीं, देखिए सातवां निशंक जी तो मुख्यमंत्री थे नहीं। देखिए तिलक जी, हमने हर प्रकार से देखिए, वो तो 10 साल तो कांग्रेस रही सत्ता पे। आपको तो मालूम ही है कि यहाँ जो आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है, डावाडोल हुई है पिछले 5 सालों के कारण, हम लोग इतने कर्ज में डूब चुके हैं। अपनी बात रखिए, फिर मैं दीपक जोशी आपके पास आ रहा हूँ। जो पूरी हमारे कर्मचारियों के साथ बिल्कुल हम चाहते हैं उनके 7वां वेतनमान हमने सबसे पहले दिया। हम कर्मचारियों के हितों की अनदेखी किसी प्रकार से नहीं होने देंगे। मैडम आपने साथ हैं और जो भी उनकी जायज मांगे होंगे उनकी बिल्कुल पूर्ति करेंगे। और हम नहीं चाहते कि राज्य में सरकारी हड़ताल होती रहे। दीपक जोशी जी, क्या वाकई में कोई समन्वय ऐसा स्थापित नहीं हो सकता कि जितने संसाधन राज्य के पास हैं जी, उस हिसाब से राज्य कर्मचारी भी खुश हो और सरकार भी खुश हो और जनता भी खुश हो? आपको लगता नहीं कि कोई समाधान ऐसा हो? मुझे देखिए, समाधान की जहाँ तक बात है, सामंजस्य स्थापित करने की बात है। हमने पहले भी कहा कि सरकार की हम लोग रीढ़ हैं और जितना ये प्रदेश का विकास सरकार के एजेंडे में है, उतना ही कर्मचारी भी उसमें दिन रात एक करके अपना सारा अपना काम से उस प्रदेश को सींच रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर केदारनाथ का पुनर्निर्माण हुआ
तो उसमें भी कर्मचारियों का योगदान है, किसी का एक आदमी का श्रेय नहीं है उसमें। टॉप टू बॉटम हमारे तमाम कर्मचारी वर्ग उसमें मिलजुल कर उन्होंने केदारनाथ का निर्माण किया और श्रेय लिया ऊपर के अधिकारियों ने। और आज की डेट में अगर कोई सामंजस्य स्थापित करने की बात है, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने की बात है, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाने की बात है, हमें कई लीग पोल ऐसे पता है जहां पर हम लोग इस राजस्व वृद्धि में अपने सहयोग से, उस सामंजस्य से इस प्रदेश का राजस्व बढ़ा सकते हैं। लेकिन सरकार इस तरह का मौका हमको देना नहीं चाहती। सरकार कर्मचारियों को बहुत तुच्छ समझती है, सरकार कर्मचारियों से अपनी दूरी बढ़ा के रखती है। और जब कर्मचारी इस उसी पॉइंट को उठा रहा हूं फाइनल कमेंट के साथ, मेरे पास समय खत्म हो गया, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। एक वाजिब सवाल, हरीश रावत सरकार के वक्त एसीपी को खत्म किया गया था, तब आप लोगों ने कहा कि सरकार ने राज्य कर्मचारियों के साथ अन्याय किया, हम इनको इनका हक दिलाएंगे। आपने तो इनके हक पे डाका मार दिया मैडम। देखिए बिल्कुल तिलक जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल कर्मचारियों के साथ हैं और हम उनकी जो भी जायज मांगे होंगी हम उनको पूरा करेंगे। वो भी हमारे परिवार का सदस्य है, क्योंकि माननीय हरीश रावत के समय में तो उनके मंत्री विधायक ही उनको छोड़ के कार्यक्रम खत्म कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा आप तक यूट्यूब का लिंक पहुंचवाऊं। आप देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक आपने एक ही बात को दोहराया है, आपने एक ही बात को दोहराया है, एक ही बात को बोला है, जबकि वो पॉइंट्स उठा रहे थे दीपक जोशी, लेकिन आप एक ही बात को याद करके आए थे राज्य कर्मचारियों को लेकर। आपने ना एसीपी का जिक्र किया, मैंने उसी मुद्दे को उठाया जिस प्रक्रिया का आपने जिक्र किया था हरीश रावत के सरकार के वक्त, आपने ये बात कही थी। फिलहाल इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आप दोनों मेहमानों का। उम्मीद करते हैं समन्वय बना के रखेंगे तो जनता का भी भला होगा, सरकार का भी भला होगा। वैसे भी लोकसभा चुनाव नजदीक है मधु मैडम, ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।